मैं आपको ये बता रहा था कि जो ऑस्टियोपोरोसिस है बच्चों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर दो चीजें आपने याद रखनी है। एक आपकी क्वांटिटी, ठीक है, और एक आपकी क्वालिटी। अब दोनों चीजों को आपने देखना होता है कि आपकी क्वांटिटी के अंदर ज्यादा मसला आ रहा है या आपकी क्वालिटी के अंदर जो है वो मसला आ रहा है। बच्चों, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है, अगर आप पहले आपने जिंदगी टाफियां वगैरह खाई होंगी, अगर आपको 10 की 10 टाफियां मिलती थी, ठीक है, विद द सेम क्वांटिटी एंड क्वालिटी, इसका मतलब है आपकी नॉर्मल है। लेकिन अब आप 10 की आपको 5 टॉफीज मिलती है, इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी आपकी कम हो गई लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो आपकी क्या है, सेम है। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब ये होता है कि आपकी बोन पहले अगर उसकी क्वांटिटी ये ऐसी थी, अब उसकी क्वांटिटी ऐसी हो गई है कि कम हो गई है, लेकिन उसके अंदर जो मिनरलाइजेशन है, क्या है, मिनरलाइजेशन है, यानी कि उसके अंदर जो कैल्शियम फॉस्फेट, ये जो आयंस वगैरह वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसका मतलब होता है ऑस्टियोपोरोसिस। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपका जो बोन का मास होता है, बोन का क्या होता है, मास होता है, या आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाए, आपकी कम हो जाए। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आपकी जो मिनरलाइजेशन है, क्या है, मिनरलाइजेशन है, वो आपकी क्या हो बच्चे, नॉर्मल हो, ठीक है, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो आपकी क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। यानी कि आपकी जो बोन है उसके अंदर कैल्शियम फॉस्फेट की जो मिनरलाइजेशन का मसला है वो आपका ना हो, सिर्फ बोन टिश्यूज जो है वो आपके क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। अब नॉर्मल बोन के अंदर क्या होता है, बैलेंस होता है। किस चीज का बैलेंस होता है, आपका ऑस्टियो ब्लास्ट का भी बैलेंस होता है, एक ब्लास्ट का भी होता है और आपका क्लास्ट का भी होता है, ठीक है। दोनों चीजों का आपका नॉर्मल होता है। यानी कि ब्लास्ट क्या होते हैं, बोन बनाने वाले सेल, क्लास्ट का क्या मतलब होता है, बोन काटने वाले सेल। तो नॉर्मल बोन के अंदर नॉर्मली ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, नॉर्मली ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोक्लास्ट की जो एक्टिविटी होती है वो नॉर्मल बोन के अंदर नॉर्मल रहती है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आपकी जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है, बोन को काटने की, ब्लास्ट नहीं बनाने वाले नहीं, काटने वाले जो सेल्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी कम और इसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। अब इसके अंदर होता किस रीजन से, मैंने आपको एक हार्मोन बताया था, विच आर वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड रिलीज फ्रॉम द लिवर। तो वो कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से आपकी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा होती है, कौन सा ऐसा हार्मोन है बच्चों, एस्ट्रोजन। बच्चों, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से जब आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑस्टियोक्लास्टिक ऑस्टियोक्लास्टिक जो एक्टिविटी है बच्चों, वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सॉरी, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा, जिसकी वजह से जो बोन की रिजॉर्प्शन है वो आपकी ज्यादा, जिसकी वजह से आपका जो बोन का मास है वो आपका कम। तो इसलिए आप याद रखें कि एस्ट्रोजन की कमी की वजह से, यानी कि अब एस्ट्रोजन कम किस में होता है, किन वुमेन्स के अंदर एस्ट्रोजन कम होता है बच्चों, मेनोपॉजल वुमेन। कौन सी, मेनोपॉजल वुमेन। मेनोपॉजल वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन का सबसे बड़ा मसला था। मैंने उस दिन आपको डिटेल के अंदर भी पढ़ाया था कि किसी चीज की कमी हमारी हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने जितने भी हार्मोन्स बनाए उनका कोई ना कोई मकसद है, ठीक है। अब इसकी मेनोपॉजल वुमेन में एस्ट्रोजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो एस्ट्रोजन की कमी की वजह से ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ज्यादा, बोन को काटने वाले सेल्स ज्यादा, बोन की रिजर्प्शन, बोन का टूटना ज्यादा, तो उसकी वजह से जब बोन टूटती है तो बोन का मास कम। तो इसलिए पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स के अंदर ऑस्टियोपोरोसिस सबसे क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये तो इसका था ओवर रिव्यू कि ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली होता क्या है। अब इसको लाइन बाय लाइन देखते हैं कि वो टॉपिक में वो क्या कह रहा है। पहले पहले वो कहता है कि ट्रेबिकुलर स्पॉन्जी एंड कॉर्टिकल बोन लॉस मास डिस्पाइट नॉर्मल बोन मिनरलाइजेशन एंड लैब वैल्यूज सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट। वही बात जो मैंने आपको बताई है, जो ट्रेबिकुलर बोन, स्पॉन्जी बोन, अब ये हड्डी के अंदर वाला, जिसे हम गूदा नहीं कहते, गूदा, अब हड्डी के अंदर वाला जो है ना वो जालीदार, ये ऐसी बोन है ना, तो इसके अंदर आपने देखा होगा ऐसे जालीदार ना, ऐसे, बिल्कुल ऐसे जालीदार ना एक स्ट्रक्चर होता है, पोर्शन होता है, ठीक है। वर्टिब्रा, पेल्विस, लॉन्ग बोन्स, उनके अंदर आपकी जो सा क्या होता है, ज्यादा होता है, उनको क्या कहते हैं, ट्रेबेकुलर, ठीक है, अंदर वाला जो पोर्शन होता है, ठीक है। जो कॉर्टिकल बोन्स होती है वो आपकी क्या होती है, हार्ड बोन्स होती हैं, कॉम्पैक्ट बोन होती हैं, यानी कि हड्डी की आउटर लेयर जो हार्ड शेल होता है, बाहर वाला हार्ड शेल, बाहर वाला जो एरिया होता है, ठीक है। अब ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर दोनों, चाहे वो ट्रेबुलर बोन हो यानी कि स्पॉन्जी बोन्स हो या आपकी कॉर्टिकल बोन्स हो यानी कि आपकी हड्डी के अंदर वाला या बाहर वाला, दोनों बोन की जो टाइप्स होती है उनका जो मास होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दोनों का क्या मास हो जाता है, डिक्रीज। लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया कि मिनरलाइजेशन, आपके कैल्शियम फॉस्फेट, एएलपी, पैराथोराइड हार्मोन, ये सारी चीजें आपकी क्या रहती हैं, नॉर्मल रहती है, ठीक है। तो इसलिए जब भी आपका बोन मास कम होगा, मिनरलाइजेशन नॉर्मल होगी, लैब वैल्यूज नॉर्मल होंगी। इसका क्या मतलब है कि बोन मास कम है, मिनरलाइजेशन नॉर्मल है, इसका मतलब है ये क्या है, आपका ऑस्टियोपोरोसिस। नेक्स्ट वो कहता है मोस्ट कॉमनली ड्यू टू इंक्रीज बोन रिजॉर्प्शन, इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्ट नंबर एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू डिक्रीज एस्ट्रोजन लेवल, ओल्ड एज। यही मैंने आपको बताया कि बोन की जो रिजॉर्प्शन होती है उसका मतलब क्या होता है कि जो पुरानी बोन्स होती हैं, ओल्ड बोन्स होती है, उनका क्या होना, ब्रेक डाउन होना। और ये काम कौन करवा रहा होता है, ऑस्टियोक्लास्ट करवा रहे होते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी है वो आपकी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, स्पेशली आपकी जो ओल्ड वुमेन्स होती हैं या फिर आपकी जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती है जिनके अंदर एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है। अब नॉर्मली क्या होता है,
इस बात को नॉर्मली आप समझें कि नॉर्मली आपकी बॉडी के अंदर जो आपका एस्ट्रोजन होता है वो नॉर्मली ऑस्टियोक्लास्ट को सप्रेस करके रखता है। क्या करता है? ऑस्टियोक्लास्ट को क्या करता है बच्चों? सप्रेस करके रखता है। लेकिन अब मुझे बताएं, जब मेनोपॉज होता है तो मेनोपॉज के बाद, आफ्टर मेनोपॉज क्या होता है? आपका जो एस्ट्रोजन होता है वो आपको क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है। जब एस्ट्रोजन कम होगा तो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी कम होगी, बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। जब ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा? आपकी बोन की ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाएगी। जब बोन की ब्रेकडाउन होना स्टार्ट होगी तो उसकी वजह से आपका जो बोन का मास होगा वो आपको क्या हो जाएगा बच्चों? कम हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये मैकेनिज्म होता है। ओवरऑल एस्ट्रोजन कम तो आपकी ऑस्टियोक्लास्टिक एंड सिगरेट स्मोकिंग। अब एस्ट्रोजन का लेवल है ओल्ड एज और सिगरेट स्मोकिंग के अंदर जो सब आपका ज्यादा होता है। सिगरेट स्मोकिंग के ओल्ड एज का तो आपको पता चल गया कि उसके अंदर ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन सिगरेट स्मोकिंग के अंदर आपके जो बोन सेल्स होते हैं, जो स्मोकिंग है वो आपके जो बोन सेल्स हैं, जो कार्सिनोजेंस वगैरह होते हैं, वो आपको डैमेज कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो एस्ट्रोजन, जो कार्सिनोजेंस होते हैं, जो सिगरेट के कार्सिनोजेंस होते हैं, आप स्मोकिंग वगैरह कर रहे होते हैं वुमेन्स के अंदर स्पेशली, वो आपके एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो भी आपकी बॉडी के अंदर रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो जो सिगरेट स्मोकिंग है वो भी आपको कम कर देती है और पोस्ट मेनोपॉजल में तो ऑलरेडी आपकी नेचुरली एस्ट्रोजन कम हो जाता है। ठीक है, तो दोनों चीजों के अंदर आपकी जो रिजॉर्प्शन है वो आपकी क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, और आपके हीलिंग जो है उसको क्या कर रहा होता है? इंपेयर कर रहा होता है, स्पेशली आपकी सिगरेट स्मोकिंग। इसलिए कहते हैं ड्यूरिंग वाउंड, ड्यूरिंग इन्फेक्शन, कोई भी चोट लगी हो, कुछ भी हो, अगर आप सिगरेट पी रहे हैं ना तो ये बात मेरी याद रखें कि सिगरेट स्मोकिंग आप छोड़ देंगे, आपका जो वो क्या कहते हैं अपना जख्म है वो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अदरवाइज आपका जो सिगरेट स्मोकिंग है, जो कार्सिनोजेंस वगैरह होते हैं, वो आपकी हीलिंग के प्रोसेस को भी इंपेयर कर देते हैं, कम कर देते हैं, स्पेशली फ्रैक्चर को। ठीक है, वो कहते हैं कैन बी सेकेंडरी टू द ड्रग्स, फॉर एग्जांपल स्टेरॉइड्स, अल्कोहल, एंटीकन्वर्जन, एंटीकोगुलेंट्स, थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी और अदर कंडीशन लाइक हाइपरथायराइडिज्म, हाइपरपैराथायराइडिज्म, मल्टीपल मेलोमा, माल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, एनोरेक्सिया, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब इसको देखें, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर दो किस्म की चीजें हो सकती हैं, एक प्राइमरी हो सकती है और एक आपकी सेकेंडरी हो सकती है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि पहले जिस चीज ने उस चीज को अफेक्ट किया, उसकी अपनी चीज ने, ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी सेकेंडरी। ठीक है, अब प्राइमरी के अंदर तो आपके अपने जो सेल्स हैं वो आपके डैमेज कर रहे हैं ना। ठीक है, अब सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब क्या होता है कि जितनी भी चीजें हैं, कि कोई ड्रग्स हैं या आप जो स्मोकिंग वगैरह कर रहे हैं, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, या जो भी डिजीज, किसी दूसरी बीमारी की वजह से होने वाला बोन लॉस। अब पहले पहले वो कहता है कि स्टीरॉइड्स क्या होते हैं। अब एक ही चीज को आपको पता होना चाहिए कि स्टीरॉइड्स क्या कैसे करें। वो जो स्टीरॉइड जो है वो आपके ऑस्टियोब्लास्ट को इनहिबिट कर रहे होते हैं। जब आपका ऑस्टियोब्लास्ट इनहिबिट होता है तो आपकी कैल्शियम की रिजॉर्प्शन क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और बोन की रिजॉर्प्शन क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स एक तो आपके स्टोमिक के ऊपर एज वेल एज आपकी बोन्स के ऊपर भी क्या कर रहे होते हैं? काज कर रहे होते हैं। अल्कोहल जो है वो आपकी जो न्यूट्रिशन है उसको पुअर कर देता है, और ऑस्टियोब्लास्ट का जो फंक्शन है उसको क्या कर देता है? डिप्रेस कर देता है। एंटी कन्वर्जन क्या होते हैं? अब कुछ एंटी जो कन्वर्जन होते हैं वो आपके विटामिन डी के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उनको डिस्टर्ब करते हैं। जब विटामिन डी का मेटाबॉलिज्म कम होगा उससे आपकी जो बोन की हेल्थ होती है ओवरऑल उसके ऊपर इफेक्ट होता है, और आपकी जो बोन्स है वो आपकी डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, एंटी कोगुलेंट से थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, अगर आपकी बॉडी के अंदर थायरॉक्सिन डोज ज्यादा है तो हाइपर थायराइड लाइक स्टेट आपकी क्रिएट हो जाती है। सारी बात है, आपका जो थायराइड हार्मोन है वो अगर आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है तो सारी बात है आपके अंदर हाइपोथायराइडिज्म है, और हाइपोथायराइडिज्म जो है वो आपका बोन का, जो बोन का टर्नओवर है वो ज्यादा कर देता है, तो बोन जो है वो आपका टूटना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब और अदर कंडीशंस, अब दूसरी कंडीशन में क्या है? हाइपरथायराइडिज्म है। अब हाइपर पैराथायराइडिज्म जो है उसके अंदर क्या है? आपका पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा, बोन की रिजॉर्प्शन ज्यादा, और आपकी जो बोन है वो क्या हो जाती है? आपकी वीक हो जाती है। ठीक है, हाइपर पैराथायराइडिज्म वही आपको मैंने बताया कि थायराइड हार्मोन की ज्यादा की वजह से। मल्टीपल मेलोमा में, बच्चों मल्टीपल मेलोमा में जब आपकी प्लाज्मा सेल की मैलिग्नेंसी होती है, तो जब प्लाज्मा सेल्स की मैलिग्नेंसी हो रही है, मैलिग्नेंट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो बोन है वो तबाह होना स्टार्ट हो जाती है, उनकी डिस्ट्रक्शन जो है वो आपकी ज्यादा हो जाती है। मॉल अब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में आपको कैल्शियम विटामिन डी की जो अब्जॉर्प्शन है वो आपकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो बोन ओवरऑल बोन है उसको आपकी जो चीजें वो आपकी क्या मिल रही है? कम मिल रही होती है। लो बीएमआई और वेट, सारी बात है, जब आप कम खाएंगे, आपका न्यूट्रिशन पुअर होगी, आप अच्छे तरीके से खाना नहीं खा रहे, आप पोस्ट मेनोपॉजल भी हैं, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो है वो आपकी जो एस्ट्रोजन है वो भी कम है, मैकेनिकल लोड भी आपका कम है, तो बोन की जो डेंसिटी है वो भी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसके अलावा प्रोलॉन्ग माइक्रोग्रेविटी एक्सपोजर, फॉर एग्जांपल स्पेस ट्रैवल, स्पेस ट्रैवल या आपकी जो प्रोलॉन्ग नॉन वेट बेरिंग के अंदर आपका जो बोन है उसके ऊपर आपका मैकेनिकल स्ट्रेस जो है आपका क्या होता है? कम होता है। जब आपका मैकेनिकल स्ट्रेस कम होता है तो आपकी जो बोन की रिजॉर्प्शन होती है वो उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज करवा देती है, जिसे हम कहते हैं प्रोलॉन्ग माइक्रोग्रेविटी, कि आपकी बोन जो है वो वर्किंग में नहीं होती, विच इज नॉन वेट बेरिंग बोन। नॉन वेट बेरिंग बोन का क्या मतलब है? कि उसके ऊपर किसी किस्म का जोर नहीं है। दैट्स व्हाई हमारी अंदर एक मैकेनिकल स्ट्रेस जो है आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है, जो कि हमारी बोन्स का काम है उस स्ट्रेस को पिक करना। ठीक है, उसकी वजह से पड़ी पड़ी यानी कि लॉन्ग ट्रैवल की वजह से आपकी क्या होता है? आपकी बोन की रिजॉर्प्शन क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए इन सारी बीमारियों के अंदर हमने क्या पढ़ा? एक तो हमने एंडोक्राइन की डिजीजेस पढ़ी। ठीक है, एंडोक्राइन की डिजीजेस, आपकी माल अब्जॉर्प्शन यानी कि अगर आपकी अब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हो रही, लो बीएमआई, अगर आप आपकी पुअर न्यूट्रिशन है, आप सही तरीके से खाना नहीं खा रहे, आपका वेट बहुत ज्यादा कम है। इसके अलावा इमोबिलिटी,
इमोबिलिटी, आप चल फिर सही नहीं रहे, लॉन्ग ट्रैवल वगैरह करें, उन सारों की वजह से आपको क्या देखने को मिल रहा है, बोन लॉस देखने को मिल रहा है, विच में लीड्स टू द ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये जो सा इसके अंदर जो डेक्सा स्कैन लिखा हुआ है सबसे इंपॉर्टेंट है और पूछा भी यही जाता है इस टॉपिक के अंदर। डायग्नोज बाय बोन मिनरल डेंसिटी मेजरमेंट बाय डेक्सा डुअल एनर्जी एक्सरे एट लंबर स्पाइन टोटल हिप फेमरल नेक विद अ टी स्कोर ऑफ लेस देन 2.5 और अ फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर। अब देखें, वो कहते हैं कि जो डेक्सा स्कैन होता है वो आपका ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर डायग्नोज करने का स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, ठीक है। और कौन कौन सी कॉमन साइट्स होती हैं बच्चों, वो होती हैं आपकी लंबर स्पाइन, टोटल हिप, फेमरल नेक। अब ये जो साइट्स हैं ये इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं क्योंकि ऑस्टियोपोरोटिक जो ऑस्टियोपोरोसिस है या ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स हैं आपके हिप के अंदर, स्पाइन के अंदर, फेमरल नेक के अंदर सबसे कॉमन होते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि यार इन बोन्स में ही क्यों, इन बोन्स में ही क्यों हम डेक्सा स्कैन करवाएंगे या हम बोन की मिनरल जो डेंसिटी है उनको मेजर करेंगे, क्योंकि ये जो सी बोन्स होती हैं आपके फ्रैक्चर के अंदर सबसे कॉमनली जो है वो आपकी क्या होती है, इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। तो हमने बोन की जो मिनरल है, मिनरलाइजेशन है, हमें उसको भी यहाँ पे क्या करना होता है, चेक करना होता है। अब देखिए वो कहता है अगर टी टी स्कोर लेस देन क्या है 2.5 और बाय फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर, फॉर एग्जांपल टी स्कोर यानी कि पेशेंट की जो बोन की डेंसिटी है उसको आपने हेल्थी यंग एडल्ट से कंपेयर करना है, ठीक है ना। टी स्कोर का क्या मतलब होता है कि आपने हेल्दी पेशेंट की जो बॉडी है वो आपने जो ऑस्टियोपोरोटिक जो बोन है उसके साथ आपने क्या करना है, कंपेयर करना है। अब नॉर्मली अगर आप देखें तो यंग एडल्ट के अंदर नॉर्मली जो स्कोर होता है टी स्कोर वो आपको क्या होता है, मोर देन -1, ये नॉर्मल है। अगर वो कहे ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपीनिया नॉट पोरोसिस, तो क्या है -1 से -2.5। लेकिन अगर वो कहे ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपने बताना लेस देन -2.5, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। अब फ्रिजिलिटी जो टेस्ट होता है बाय फ्रिजिलिटी फ्रैक्चर, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जो जो मिनिमल ट्रॉमा, यानी कि अगर कोई आपको ट्रॉमा हुआ, चोट वगैरह लगी, उससे फ्रैक्चर हुआ, ठीक है ना, जैसे आप ऊपर से कहीं गिरे या कुछ भी, तो अगर आपकी हिप या वर्टिब्रा वो उसके अंदर जो फ्रैक्चर आ जाए या कुछ भी आ जाए तो आप ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो डायग्नोज करते हैं। तो उसके अंदर आपने डेक्सा स्कैन भी जो है वो आपने करवाना होता है। डेक्सा स्कैन क्यों करवाना होता है, ताकि हमें देखिए ऑस्टियोपोरोसिस का तो हमें पता चल गया कि आप वर्टिब्रा के अंदर हो रहे हैं फ्रैक्चर की वजह से बोन की रिजॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो रही है और बोन जो है टूटना स्टार्ट हो रही है। लेकिन अब सारी बात है, बोन टूटी है तो आपके मिनरल्स भी तो रिलीज हुए हैं ना, तो इसलिए डेक्सा स्कैन इसलिए करवाया जाता है कि वो बोन की याद रखें, नॉट DEXA scan is not only measured in osteoporosis. DEXA scan is only measured in bone mineral density measurement. कि आपकी बोन की मिनरल डेंसिटी क्या है, दिस इज नॉट गोइंग फॉर अ फ्रैक्चर और एनी कॉमन डिजीज, दिस इज यूज फॉर अ मिनरलाइजेशन, कि आपकी बोन के अंदर कितने कैल्शियम फॉस्फेट मिनरलाइजेशन चीजें हैं। तो उसका जो स्कोर है वो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि नॉर्मल क्या होता है, ऑस्टियोपेनिया में क्या होता है और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है। नेक्स्ट ये फॉलो फ्रॉम सनी हैड ये मिनिमल ट्रॉमा एट द हिप और वर्टिब्रा। वन टाइम स्क्रीनिंग रिकमेंडेड इन अ फीमेल मोर देन 65 इयर्स ओल्ड, कि जो फीमेल्स होती हैं, जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन्स होती हैं, उनके अंदर एस्ट्रोजन कम हो जाता है, फिर एज भी हो जाती है, फिर तो फ्रैक्चर का जो रिस्क होता है वो आपका ज्यादा होता है। तो इसलिए मोस्ट कॉमनली जो डेक्सा स्कैनिंग होती है वो आप 65 इयर्स ओल्ड जो से पेशेंट्स उसमें लाजमी करवानी चाहिए, ठीक है। प्रोफिलैक्सिस क्या, रेगुलर वेट बेरिंग एक्सरसाइज एंड एडिक्वेट कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक थ्रू द एडल्टहुड। अब प्रोफिलैक्सिस का क्या मतलब होता है, प्रिवेंशन, क्या प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो वेट बेरिंग एक्सरसाइज देखें, अभी मैंने ऊपर आपको बताया ऊपर कि आप जब आपके पास प्रोलॉन्ग माइक्रोग्रेविटी, अगर आप पूरा दिन ही रेस्ट कर रहे हैं, पूरा दिन आप कहते नहीं यार मेरे पूरा दिन रेस्ट किया है लेकिन फिर भी टांगों में बड़ा दर्द हो रहा है, बच्चों हमारी बोन्स को आदत होती है वो वेट बेरिंग की। हमारा एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी के अंदर नॉर्मल मैकेनिज्म है कि अगर हमारी बॉडी वेट बेरिंग एक्सरसाइज कर रही है तो हमारी बोन्स के ऊपर मैकेनिकल स्ट्रेस जो है पड़ता है, जिससे बोन्स की जो फॉर्मेशन है वो स्टिमुलेट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन जो है वो रेस्ट करें और आपकी बोन्स बिल्कुल, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बोन्स के ऊपर जो है वो वेट डालते हैं तो याद रखें आपका जो मैकेनिकल स्ट्रेस का मैकेनिज्म है वो आपका ज्यादा होता है। जब मैकेनिकल स्ट्रेस का मैकेनिज्म ज्यादा होता है तो आपकी जो बोन की फॉर्मेशन है वो भी ज्यादा होती है, वो भी आपकी बॉडी के अंदर स्टिमुलेट करती है। वॉक करते हैं, जॉगिंग करते हैं, चलते फिरते हैं, जिम वगैरह करते हैं, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर भी अब साथ साथ आप जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा वाला काम है, कि अगर आप कैल्शियम और विटामिन डी भी इंटेक कर रहे हैं आप अच्छे से, तो उसमें क्या होता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन काम आपने दोनों करने हैं, मिनरल्स एज वेल एज ट्रेनिंग, दोनों चीजें। अब ट्रीटमेंट में वो क्या कहता है कि अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो आपको क्या करना है, बिस्फॉस्फोनेट्स। बिस्फॉस्फोनेट्स क्या है, अब जो ऑस्टियोक्लास्ट है उनको बिस्फॉस्फोनेट क्या कर रहे होते हैं, इनहिबिट कर रहे होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बिस्फॉस्फोनेट इनहिबिट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बोन की रिजॉर्प्शन डिक्रीज होती है, ठीक है ना। एंड दिस इज द फर्स्ट लाइन ड्रग बिस्फॉस्फोनेट, इसको लिख लें, दिस इज द फर्स्ट लाइन जो है वो ट्रीटमेंट होता है आपका, ठीक है। अच्छा जी, टाइपेराटाइड या फिर इसको एबेलोपेराटाइड भी कहते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, ये आपके पैराथायराइड हार्मोन एनालॉग्स होते हैं। क्या होते हैं, पैराथायराइड हार्मोन एनालॉग्स होते हैं।
ठीक है। तो ऑस्टियोब्लास्ट की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने की या बोन की फॉर्मेशन को इंक्रीज करने के लिए हम ओवरऑल दे देते हैं। ठीक है। SERM विच इज सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स। ठीक है। और ये आपकी जैसे एक इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जिसे हम कहते हैं रोलॉक्सिफिन। ठीक है। अब ये आपकी जो है वो आपकी बोन के ऊपर जाके एस्ट्रोजन लाइक, एस्ट्रोजन नहीं तो उसको प्रमोट करो, एस्ट्रोजन लाइक प्रोटेक्टिव इफेक्ट जो होता है वो आपका दे रहे होते हैं। ठीक है। रिडोसुमाब ये आपका एंटी रैंक एल मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होते हैं। रैंक एल मैं आपको पहले भी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ कि रैंक एल जो है वो आपका क्या कर रहे होते हैं कि जो रैंक होती है, रैंक एल जो है वो आपका ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को ज्यादा कर देते हैं ना। तो यहाँ पे जो ये एंटी रैंक एल है तो वो आपके रैंक एल को कम कर देंगे, तो सारी बात है ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उनको ब्लॉक कर देगी, तो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर इसके बाद आता है रोमो सुजुमाब विच इज सेक्लोस्टिन इनहिबिटर्स। स्क्लेरोस्टिन जो होता है वो बोन की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। क्या करता है, ये आपका बोन की जो फॉर्मेशन होती है उसको क्या कर रहा होता है, इनहिबिट कर रहा होता है। इसलिए आपने ऐसे इनहिबिटर्स देने जो इसको क्या करें, इनहिबिट करें। जब ये इनहिबिट होगा तो आपकी जो बोन की फॉर्मेशन है वो इनहिबिट नहीं होगी। ठीक है। कैन लीड टू द वर्टिब्रल कंप्रेशन या फ्रैक्चर, अक्यूट बैक पेन या लॉस ऑफ वेट, काइफोसिस। यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर आपकी जो वर्टिब्रल बॉडीज है, मैंने भी आपको बताया कि हिप के अंदर जो बैक पेन है उनके अंदर ये या फेमरल जो फ्रैक्चर्स होते हैं उनके अंदर जो कॉमन साइट्स होती हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस जो है वर्टिब्रल बॉडीज के अंदर क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है। तो बॉडी जो है वो वेट नहीं उठा पाती। ठीक है। तो आपको बैक पेन, हाइट लॉस, काइफोसिस, काइफोसिस क्या होता है, जो पीछे का वो कहते हैं कुब्बा हो जाना, कुब्बा। तो क्या हो जाता है, बैक का फॉरवर्ड बेंडिंग, वो अंदर की तरफ जो है वो जो ऐसे आप जैसे झुकते नहीं है सजदे के लिए, तो थोड़ी सी ऐसे कमर जो है वो क्या हो जाना, झुक जाना, कुब्बा हो जाना जिसको हम कहते हैं। ठीक है। तो इसलिए also can present with a fracture of femoral neck radius, ये कोलेज फ्रैक्चर तो मैं आपको पढ़ा के हैं, ये तो आपको आइडिया होना चाहिए कि ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर जो क्लासिकल फ्रैक्चर साइट्स हैं वो कौन सी होती है, आपकी वर्टिब्रा होती है, फेमरल नेक होती है, रेडियस होती है। और कोलेज फ्रैक्चर में आपको कौन रिस्पॉन्स कहाँ कहाँ हो रहा होता है, डिस्टल रेडियस फ्रैक्चर में। और किस वजह से हो रहा होता है कोलेज फ्रैक्चर, फॉल ऑन और स्ट्रेच हैंड। ठीक है। तो ये आपने जो याद रखना है। अब आपने ये टॉपिक तो पढ़ लिया, अब आपको इसकी पेशेंट की प्रेजेंटेशन भी तो आनी चाहिए कि किस तरह आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है। बच्चों पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद द हिस्ट्री ऑफ, टिपिकल जो पेशेंट है, पोस्ट मोनोपॉजल वुमन, वुमेन with acute back pain after minor trauma। ठीक है। with loss of height, kyphosis। ठीक है। फ्रेजाइलिटी फ्रैक्चर, इनके मिनिमम जो है वो फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है। और लैब्स नॉर्मल है। ठीक है। तो क्या होगा आपका ऑस्टियोपोरोसिस, क्या होगा ऑस्टियोपोरोसिस, और इन सारों की रीजन आपको मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए एनआर क्लूज में आपने क्या याद रखना बच्चों, तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन आपने याद रखना है, टी स्कोर आपने याद रखना है 2.5 लेस देन, कैल्शियम और फॉस्फेट आपके नॉर्मल होंगे, एएलपी आपका जो है वो नॉर्मल होगा। अक्यूट बैक पेन आपने याद रखना है, माइनर ट्रॉमा के बाद लॉस ऑफ वर्टिब्रा या काइफोसिस आपने जो याद रखना है। लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूज आपने याद रखना है, ये लाजमी, ये ना भूलना, लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड यूज जो है वो आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है। और बिसफॉस्फोनेट जो है तो आपकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है, जो आपके ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, इनहिबिट कर रहे हैं। मुझे एमसीक्यूज मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं और जो चीजें मैं आपको बताता हूँ। A 68-year-old woman, a 68-year-old woman present to you with a history of acute back pain after lifting a light subject। After lifting, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपने मुझे बताना है 68-year-old woman present to you with a history of acute back pain, मैं सिर्फ निमोनिक्स लिखता जाऊंगा। After lifting light object on X-ray, on X-ray shows vertebral compression plus fracture, calcium phosphate and ALP is normal, most likely diagnosis is osteoporosis। osteoporosis 68-year-old woman, excellent, शाबाश बच्चे, शाबाश उम्र, एक्सीलेंट। भाई डायबिटिक वाले पेशेंट को क्या लिखा है, भाई डायबिटीज वाला जो पेशेंट होता है उसको मल्टीपल जॉइंट, यार देखें डायबिटीज की एक मेन रीजन तो नहीं है ना, अब वो तो डिपेंड करता है वो टाइप 1 है, टाइप 2 है, या टाइप 2 कन्वर्ट इनटू टाइप 2 1 है। एक तो सबसे मेजर मेजर चीज आपकी मसला ये आता है आपकी हार्मोनल इंबैलेंस। ठीक है। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि वेट। अब वेट जो होता है वो आपका सबसे एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी, एक तो वेट और ऊपर से फैट, अब वो जो ब्रेक डाउन होती है ऑन द बोन्स और आपकी जो हार्मोनल रेगुलेशन होती है वो आपकी जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। तो वो डायबिटीज का जो जो डायबिटीज के रिलेटेड जो पेन वगैरह होता है, ये चीजें वगैरह होती है, वो तो आफ्टर ऑल बोन्स की तो एक अलग कंडीशन है, पहले तो आपको मस्कुलर या नर्वस जो सिस्टम है उनके ऊपर इफेक्ट होता है ना, फिर उसके बाद जो है वो बोन्स के ऊपर आपका आता है। ठीक है। तो इसलिए मल्टीपल जॉइंट पेन तो आपको वेट बेरिंग की वजह से भी हो सकता है ना, कि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है या कुछ और मसला है, वो डिपेंड करता है कि टाइप 1 है या टाइप 2। ठीक है।
अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछे कि विच डेक्सा फाइंडिंग कंफर्म्स ऑस्टियोपोरोसिस, तो आपने क्या बताना है? टी स्कोर लेस देन 0. माइनस 0.5 इज अ डायग्नोस्टिक ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। अच्छा, विच ड्रग ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस बाय ब्लॉकिंग रैंक एल एंड डिक्रीजिंग ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेशन? बताएं। अभी मैंने आपको बताया कौन सी ऐसी ड्रग है जो आपके रैंक एल को इनिबिट कर देती है, जल्दी बताएं। कौन सी ऐसी ड्रग है? एक्सीलेंट, शाबाश। ठीक है, तो ये आपके जो ड्रग्स होते हैं उनको क्या कर देती है बच्चों? रैंक एल को क्या कर देती है? डेनोसुबाब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जो आपके रैंक एल को रिड्यूस करके, इनहिबिट करके ऑस्टियोक्लास्ट मीडिएटेड बोन की रिजॉर्प्शन को कम कर देती है। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, सर ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ फीमेल में होगा, मेल में नहीं हो सकता? नहीं वो तो देखना डिपेंड करता है ना, वो तो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के साथ तो इसलिए उन्होंने कोरिलेट किया हुआ है क्योंकि वो एस्ट्रोजन और इन चीजों का मसला है, क्योंकि कैल्शियम, अब मेरे अंदर अगर फॉर एग्जांपल फ्रैक्चर होता है, अब फ्रैक्चर के अंदर आपका देखें, इसीलिए इसीलिए उन्होंने लिखा हुआ है माइनर ट्रॉमा, नॉट अ मेजर ट्रॉमा। हाँ, अगर मेरी बॉडी के अंदर ट्रॉमा होता है, आपकी बॉडी के अंदर मेजर ट्रॉमा आपको देखने को मिलता है, वो फ्रैक्चर के अंदर तो बोन की मिनरलाइजेशन तो कम हो जाएगी, क्योंकि जब बोन्स टूटेंगी तो कैल्शियम तो रिलीज होगा। तो फाइंडिंग्स जो सी होती है वो इसलिए जो ऑस्टियोपोरोसिस की पोस्ट मेनोपॉजल के साथ है, क्योंकि वो आपके अपने जो प्राइमरी जो फीचर्स है ना उनसे रिलेट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल, अब बोन्स अगर देखें, बोन्स टूट तो नहीं रही, बोन्स का जो मास है वो आपका जो कम हो रहा है, बोन्स टूट नहीं रही, बोन्स का मास कम हो रहा है। बोन्स का मास कम क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अपने जो हार्मोन्स हैं, ये प्रोटेक्टिव शीट है वो आपकी नहीं है, यानी एस्ट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर नहीं है। अब एस्ट्रोजन हमारे अंदर तो नहीं होता ना, आप लोगों के अंदर ज्यादा होता है ना, वुमेन्स के अंदर जो है वो ज्यादा होता है। दैट्स वाई वो जो प्रोटेक्टिव शीट है वो जब आपकी कम होगी तो उस वजह से बोन का मास भी कम होगा। ठीक है, तो वो अपनी ही रीजन की वजह से। हाँ, अब देखिए, अगर फ्रैक्चर कहता है यहाँ पे कि फ्रैक्चर हो रहा है, तो इसलिए डेक्सा स्कैन करवाते हैं ताकि मिनरलाइजेशन का पता चल सके, हम उसको डिफरेंशिएट कर सके, बस। अगर फ्रैक्चर है तो वो भी ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस में तो बोन की फाइंडिंग्स नॉर्मल, जो लैब मिनरलाइजेशन है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर वो कहता है कि बोन नॉर्मल जो मिनरलाइजेशन यानी कैल्शियम फॉस्फेट नॉर्मल है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है, ये आपका जो क्या कहते हैं अपना दूसरी बीमारी नहीं है। अब देखिए, आगे आप बीमारियां जब पढ़ेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ यार, ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के अंदर वो करती है। लेकिन अगर मेल्स के अंदर वो कहता है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रही है, तो फिर आपको वो फिर वो उस कंडीशन में नहीं आएगी, फिर वो ये होगा कि आपने उस चीज को फ्रैक्चर साइड के अंदर जो है वो आपने देखना होता है कि वो फ्रैक्चर भी उसके अंदर आ रहा है और बोन की मिनरलाइजेशन भी कम हो रही है, तो फिर हम उसको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं कह सकते। ठीक है, तो इस वजह से हम जो वुमेन्स हैं उनके अंदर जो है वो मोस्ट कॉमनली जो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस है, बल्कि मेजरली वो आपकी फीमेल्स के अंदर ही जो है वो ज्यादा हो रही होती है। क्लियर? इसलिए डेक्सा स्कैन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट होता है।